हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और 12th क्लास में सदिश बीजगणित में आपकी जो विविध प्रश्नावली है उसके पहले 8 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता है कि आपने जो वो सभी कर लिए होंगे। और आज जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो लिखा हुआ है दो बिंदु हैं P और Q, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले, कौन से विभाजन है इसमें? बाह्य विभाजन करने वाले जो बिंदु है R, उसका हमें निकालना है स्थिति सदिश। आपने 10th क्लास में अंत्य विभाजन देखा था और 11th क्लास में आपने भी इसके क्वेश्चन पढ़े हैं कि विभाजन किस प्रकार होता है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे कि आपके पास दो बिंदु हैं P और Q। तो जो P बिंदु है वो आपके पास है 2A + B और Q आपके पास है A - 3B। और इनको एक बिंदु है R बाहर है वो इसके, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये आपके पास PQ। इसके बाहर एक बिंदु है, इसके बाहर एक बिंदु है जो इसे किस अनुपात में बांटता है? 1:2 के अनुपात में बांटता है। तो इस अनुपात का आपने पढ़ा है कि किस प्रकार निकालते हैं। तो जो बिंदु है आपका वो है R, तो हमें निकालना है R का सदिश। तो R का सदिश किस प्रकार निकलेगा? तो जो R का सदिश है आपका वो होगा 2 गुना P के निर्देशांक, जो P के बिंदु हैं आपके, जो P का सदिश है आपका 2A + B। और बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन में अंतर यह है, अंत्य विभाजन में बीच में माइनस आता है, प्लस आता है, और बाह्य विभाजन में बीच में माइनस आएगा। तो -1 गुना में आएगा आपका A - 3B और बटे में आता है, तुमने पढ़ोगा 2 - 1। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कीजिए तो इक्वल टू 2 दूनी 4A, 2 एकम 2B और माइनस प्लस माइनस के A और माइनस माइनस प्लस के 3B और बटे में आपका आएगा निकल के 1। तो जो R का निर्देशांक हुआ, R के सदिश हुए वो आपका निकल के आता है 4 - 1 आपका आएगा 3A और प्लस के 3B और प्लस के 2B प्लस के 5B। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है R का स्थिति सदिश। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। विभाजित करने वाले R के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमें निकालना है कि यह भी दर्शाना है कि जो P है वो R Q का मध्य बिंदु है। तो आपको R और Q का मध्य बिंदु निकालिए। तो देखिए हम निकालते हैं, ये पहले का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब निकालते हैं R Q का, हमें निकालना है R Q का मध्य बिंदु, R व Q का मध्य बिंदु। और आप मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हो? मध्य बिंदु निकालते हैं x1 + x2 बटे 2। आपने पढ़े हैं, यहां पर सदिश है। तो R और Q के मध्य बिंदु निकालने, तो R के सदिश प्लस Q के सदिश बटे 2। तो R का सदिश है आपके पास, R का सदिश अभी आपने निकाला है 3A और प्लस 5B। और जो Q का स्थिति सदिश है आपके पास वो है A - 3B, A - 3B और बटे में आपके पास आता है निकलकर 2। तो 3 प्लस के है 3A और 1 के प्लस का है, तो 3 और 1 4A और प्लस के 5 में से 3 माइनस करोगे 2B और बटे में क्या है आपका 2। 2 से भाग दीजिए, 2 से 4 में भाग दोगे 2A
और माइनस के 2 से 2 कैंसिल बी। और ये क्या है चेक करिए, ये क्या है आपका, ये आपने निकाला है नहीं, हमें ये सिद्ध करना है कि जो पी है ना वो क्यू का और आर का मध्य बिंदु है। तो यहां पर ये 5 भी माइनस 3 भी कितने आएंगे, प्लस के 2 भी आएंगे आपके। तो कितना है आपके पास 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी किसका है सदिश, p। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो p है वो आपका r और q का क्या है, मध्य बिंदु। तो ये देख रहे हो आप, ये सदिश आए हैं किसके बराबर है, किसके, p के सदिश। उतार लीजिए। तो इससे सिद्ध होता है कि जो p है वो r q का मध्य बिंदु है। अतः p r q का मध्य बिंदु है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर। उसकी 2 भुजाओं के सदिश दिए हुए हैं, 2 संलग्न भुजाएं हैं उसके सदिश हमें दिए हुए हैं। मान लेते हैं उसकी जो संलग्न भुजाएं हैं आपकी, मैं एक समांतर त्रिभुज आपको बना के दिखा देता हूं। ये आपके पास एक समांतर त्रिभुज है, ए बी सी और डी। 2 संलग्न भुजा मान लेते हैं, एक आपके पास ए बी है और एक आपके पास बी सी है। इसे हम ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं हम बी। दोनों के सदिश हमारे पास हैं 2i माइनस 4j और प्लस 5k, और बी के सदिश हैं i माइनस 2j और माइनस का 3k। तो हमें निकालना है इसके इस विकर्ण का सदिश। तो किसके बराबर होगा, योग के। हमें निकालना है इस विकर्ण ए सी का सदिश। तो विकर्ण उसका भी क्या निकालना है, विकर्ण के सदिश के समांतर। पहले तो आप विकर्ण निकालोगे, पहले तो आप विकर्ण के सदिश निकालोगे और तब मिलेगा समांतर मात्रक सदिश आपको निकालने आता है। तो विकर्ण हमने ले लिया आपका एसी। तो विकर्ण एसी का जो सदिश होगा, स्थिति सदिश होगा, वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए प्लस बी दोनों के योग के बराबर। तो आप देखोगे जो ए की वैल्यू है वो है आपके पास 2i माइनस 4j और प्लस का 5k, और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास है i माइनस 2j और माइनस का 3k। तो आप देखोगे 2i प्लस i 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस के 6j प्लस के 5k माइनस 3k प्लस के 2k। तो सबसे पहले तो आपने विकर्ण का सदिश ज्ञात किया। अब हमें निकालना क्या है, इस विकर्ण के समांतर एकांक मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए विकर्ण के समांतर हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो जिसके समांतर आप मात्रक सदिश निकालते हो उसका वेक्टर ऊपर आता है और उसका मॉडुलस कहां आता है, अपॉन में। तो आप किसके निकाल रहे हो, विकर्ण, और विकर्ण को आपने किससे शो किया है, एसी। तो आप लिखोगे एसी अपॉन एसी का मॉडुलस। इस प्रकार आप मात्रक सदिश निकालते हो। तो एसी की जो वैल्यू आई है, जो विकर्ण आपका निकल के आया है, वो है 3i माइनस 6j और प्लस का 2k। ये आपने विकर्ण निकाला है 3i माइनस 6j प्लस 2k, और बटे में मॉड निकालोगे रूट i के गुणांक का वर्ग। i के गुणांक का वर्ग क्या है, यहां पर i के गुणांक का वर्ग है 3, j का गुणांक क्या है -6 और j का गुणांक क्या है यहां पर 2। तो ये विकर्ण जो एसी है उसका मात्रक सदिश है। तो आप देखोगे 3i माइनस 6j और प्लस का 2k, और बटे में देखिए अब जरा रूट 3 का वर्ग 9, 6 का 36
और 2 का 4, तो 9, 36 और 4 आपका आएगा 49, और 49 का रूट क्या होता है 7। तो ये 7 बनता है, ये हम उसको 3/7 आई माइनस 6/7 जे और 2/7 के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार, या अपॉन में केवल 7 रख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपने विकर्ण का जो समांतर है एक मात्रक से ज्ञात किया। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका ये खत्म हुआ। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्षेत्रफल आपने देखा है कि क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। आपने पढ़ा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि जब किसी समांतर त्रिभुज की 2 भुजाओं के सदिश हमारे पास हो तो उसके क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर, जो भुजा ली हुई है आपने वो ए और बी ली हुई है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ये आपका फॉर्मूला होता है। पढ़ा होगा आपने। आपको निकालना है इसका मॉडुलस। पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी, उसका मॉडुलस निकालोगे, फिर तो ए क्रॉस बी निकालोगे। और ए क्रॉस बी किस प्रकार निकालते हैं, मैट्रिक्स जो आपका डिटर्मिनेंट है जिसे कहते हैं हम सारणिक फॉर्म निकालते हो, आई जे और के। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो एक एक आई जे के गुणांक है वो कितने हैं। तो ए के हैं 2 - 4 और 5, 2 - 4 और 5, और बी के गुणांक हैं 1 - 2 और -3। इसे सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आता है प्लस आई माइनस जे और प्लस का आता है आपका के। इस प्रकार निकालते हो। तो आई और इसमें आप देखोगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -4 और 5 और -2 और आपका आएगा -3। माइनस जे के लिए देखोगे ये कैंसिल होता है कॉलम, तो 2 5 1 -3, 2 5 1 -3 प्लस के, और के लिए आपका है, के लिए ये कैंसिल कॉलम 2 - 4 और आपका आता है 1 - 2, 1 - 2। इसे सोल्व करेंगे तो आपका ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आई 4 माइनस प्लस 4 तिया 12, और 12 में से माइनस करोगे 5 दूनी 10 माइनस के, तो माइनस प्लस के 10 माइनस जे, तो देखो 2 एकम 2 माइनस के, और इसमें से माइनस करोगे 5 एकम 5 प्लस के, और प्लस के लिए माइनस के 2 दूनी 4, और माइनस करोगे माइनस के 4 एकम 4, तो माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, तो निकल के आता है 12 10 22 आई माइनस के 7 माइनस के 7 और माइनस प्लस के 7 जे, और ये कैंसिल होकर क्या आएगा आपका 0 के। तो ये निकाला आपने ए क्रॉस बी। हमें निकालना क्या है इसका मॉडुलस। तो हमें निकालना क्षेत्रफल बराबर ठीक है। तो देखोगे जो क्षेत्रफल है वो मॉडुलस है, तो ए क्रॉस बी का आपको मॉडुलस लेना है, और ए क्रॉस बी निकल के आया है, ये इसका मॉडुलस लोगे 22 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग। तो 22 का वर्ग क्या होता है 400, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 4 484। 7 को क्या होता है 49, प्लस करिए
9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13 और 5 वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें सिद्ध करना है कि OX, OY और OZ जो अक्ष होते हैं उनके साथ बराबर झुके हुए सदिशों की दिक् कोसाइन जो है वो इस अनुपात में है। और दिक् कोसाइन क्या होती है? आपने पढ़ा है कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसे LMN भी कहते हैं। तो आप मान लेते हैं क्योंकि बराबर कौन है, तो हम मान लेते हैं, माना जो OX है उसके साथ भी एल्फा कौन बची हुई है, और जो आपका OY है उसके साथ भी एल्फा, और OZ के साथ भी एल्फा कौन है, बराबर कौन पे झुके हुए हैं। तो उसके कारण आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है? 1। लेकिन आप जानते हो कि यहां पे OX, OY और OZ तीनों के साथ बराबर कौन बचा हुआ है? एल्फा है। तो बीटा की वैल्यू भी एल्फा है और गामा की वैल्यू भी एल्फा है। तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के प्लेस पे भी एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के प्लेस पे भी एल्फा इक्वल टू 1। 1 + 2 + 3 कितना हो गए? 3 कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। ये इसके अपॉन में आएगा, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1/3। इस पे से वर्ग घटाओगे क्या आएगा? रूट। तो यहां से क्या होगा बोलो आपका? कॉस एल्फा बराबर प्लस माइनस के 1/√3। तो इसकी कॉस एल्फा भी 1/√3, कॉस बीटा कॉस गामा तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दी कोसाइन ये है। तो जहां कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा क्या है? आपकी दिक् कोसाइन है। ठीक, कोसाइन कोज्याए हैं। अब ये तीनों ही क्या है? बराबर है। अतः तीनों ही इक्वल है। तो कॉस एल्फा की जो वैल्यू आई है 1/√3 और कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? तीनों इक्वल है। इसलिए आपका क्या हुआ? जो दिक् कोसाइन हुई आपके निकल के आई प्लस माइनस 1/√3, दूसरे की प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों ही क्या है? बराबर है। आप किससे सुन सकते हो? प्लस माइनस 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, क्योंकि तीनों ही क्या है? बराबर हैं। तीनों बराबर कौन बचे हुए हैं? तो तीनों के दिक् कोसाइन कैसी होंगी? बराबर होंगी। कॉस एल्फा भी, कॉस बीटा भी और कॉस गामा भी। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आई? 1/√3, 1/√3 और 1/√3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।